जय हिंद। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है आरआरबी ग्रुप डी साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर का लेकर आए हैं। ये हमारा क्लास नंबर 9 है और ये जो एग्जाम हुआ था 4/10/2018 को हुआ था, शिफ्ट 1 का पेपर है। तो इस वीडियो को आप थोड़ा जरूर देखिएगा ताकि आपका जो है जितने भी साइंस का क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन को हम करवा सके। साथ ही इसका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि हर प्रकार का जो है क्वेश्चन आएगा और हर प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह से हमको पढ़ना चाहिए, रिवाइज किस तरह से करना चाहिए, वो सारे हमने इसमें कवर किया है। तो चलिए जो है शुरू करते हैं सीधा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो को जो है सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में भूल जाइएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ से। तो क्वेश्चन हमारा है कि डैश विकासवादी संबंधों का प्रमाण प्रदान करता है। तो विकासवादी जो है इसका संबंध किससे प्राप्त होता है? तो जीवाश्म क्या करता है? जीवाश्म जो है विकासवादी संबंधों के प्रमाण का प्रदान करता है। अब देखिए इससे जो संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि उपार्जित लक्षणों को किसने दिया? तो ये लैमार्क ने दिया। जैव विकास या फिर प्राकृतिक चुनाव का जो सिद्धांत दिया वो डार्विन के द्वारा दिया गया था। और उत्तरजीविता का जो सिद्धांत दिया गया था वो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया। और एक होता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो कि ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया। पुनरावर्तन का जो सिद्धांत दिया था वो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था। तो ये जो है इंपॉर्टेंट काफी है, इस पे कई बार क्वेश्चन बनते हैं तो इसको जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें से भी जो क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाता है वो 1 नंबर तो आपका हो जाता है ये जैव विकास पर। दूसरा जो है आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य कितना होगा? अब देखिए ये न्यूमेरिकल की तरह क्वेश्चन है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं है क्योंकि सभी में जो है 50 50 50 50 सब में 50 है, यानी कि आप कैलकुलेट कीजिएगा भी तो 50 ही आना है। अब यहाँ पे हमें रह गया कि हम यानी कि क्या पूछा है एसआई मात्रक। जैसा कि आपको हर शिफ्ट में ही आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है रेलवे में, ताकि ना देख रहे हैं आप यदि लगातार बने हुए तो आपको पता ही होगा। तो यानी कि हमें उससे पूछा क्या गया है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। अब रही बात की ये प्लस जूल, तो यहाँ पे 2 जगह पे जूल है। अब ये दोनों जूल में से कौन सा जूल होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होता है तो बल की दिशा में हो रहा है, यानी कि कार्य क्या है? धनात्मक है। इसीलिए यहाँ पे जो होगा धनात्मक यहाँ पे वैल्यू होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है। तो विद्युत चालक की जो प्रतिरोधकता होता है वो क्या चीज पर निर्भर करती है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, यानी कि इस एग्जाम में आपको आता होगा। तो सामग्री पर, बिल्कुल सामग्री पर भी निर्भर करता है। तो अलग अलग पदार्थ के जो होता है वो अलग अलग प्रतिरोध होता है। जैसे कि चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो लंबाई पे भी निर्भर करता है। लंबाई अधिक होगा तो प्रतिरोधकता उसका क्या होगा? अधिक होगा। पार अनुभाग का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जितना अधिक मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी दिए गए विकल्प क्या है? सभी ही है। देखिए प्रतिरोध जो है किन किन कारक पर निर्भर करता है? 4 कारक पर निर्भर करता है। एक चालक के तार के लंबाई पे जो कि लंबाई के समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जैसे बढ़ेगा उसका प्रतिरोध उतना घटेगा। तापमान के भी क्या होता है? समानुपाती होता है। पदार्थ की प्रकृति पर भी ये निर्भर किया करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें जितना हमें होगा एक्सप्लेनेशन करने का उतना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। वायु में ध्वनि का वेग वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को डैश कहा जाता है। यानी कि ध्वनि के वेग से अधिक यदि कोई चाल जो है यात्रा कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? तो ध्वनि से अधिक के चाल को जो है पराध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पराध्वनिक। देखिए इसके में जो है थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ध्वनि के वेग से अधिक जो तरंग है उसको हम पराध्वनिक तरंग कहते हैं। या फिर आप मैक संख्या के आधार पर रख सकते हैं कि यदि 1 से अधिक मैक संख्या जो है 1 से अधिक मैक संख्या है तो वो एक
प्राध्वनिक है, जिसे इंग्लिश में सुपरसोनिक कहते हैं। यदि मैक संख्या जो है 5 से अधिक मैक संख्या है तो उसको अति प्राध्वनिक यानी कि हाइपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है याद भी नहीं भी होता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है रिवाइज इतना करवाएंगे कि याद हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए, मनुष्य में जो श्रोता का परिसर होता है, सुनने का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और 5 वर्ष से कम बच्चे आयु के बच्चे या फिर और कुत्ते जो होते हैं 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो 5 वर्ष से कम आयु का बच्चा है वो, और जो कुत्ता है वो क्या करता है, आपका 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन लेते हैं। ठीक है, 25 किलो, जबकि सामान्य कितना है, 20,000 हर्ट्ज है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से जो कम आवृत्ति होता है उसको हम अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, क्योंकि इससे आप क्या कर सकते हैं, नहीं, मनुष्य जो है नहीं सुन सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कंपन करता हुआ जैसे लोलक हो गया, ये जो होता है आपका अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। वहीं जो गेंडा होता है, जो गेंडा, तो गेंडा क्या करता है, 5 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि से एक दूसरे से ये संपर्क करते हैं। हाथी हो गया, वेल हो गया, ये सभी क्या करते हैं, अपश्रव्य ध्वनि ही उत्पन्न करते हैं। जो भूकंप होता है, भूकंप प्रघाती जो तरंग से जो पहले अपश्रव्य तरंग पैदा होती है, जिससे कि कुछ जंतु जो है सुनकर वो परेशान और उसमें हलचल देखने को मिलता है। 20 किलो हर्ट्ज से यदि अधिक आवृत्ति की ध्वनि है तो उसको जो है आप प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं, यानी अल्ट्रासोनिक वेव इसको कहा जाता है। जैसे कुत्ता, डॉल्फिन, चमगादड़ या मोर, पोइस, चूहे प्राध्वनि ये सब सुन सकते हैं। कुत्ते तथा चूहे प्राध्वनि जो है ये भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, कि कोई वस्तु सतत, सतत का मतलब क्या होता है, लगातार चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश ना कर रहा हो। ठीक है, तो यदि लगातार चाल से चल रही है, गति कर रही है, तो इसका मतलब है उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, कोई बल जो है उसके ऊपर नहीं लग रहा है। क्योंकि यदि बल लगेगा तो वो लगातार एक समान चाल से वो नहीं चल सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। चलिए बल को थोड़ा समझ लेते हैं। तो खिंचाव और जो धकेलन, जो धकेलते हैं उसी को पुश और पुल है ना, इज कॉल्ड फोर्स, ये कहा जाता है। खैर डिफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, डिफिनेशन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन बल क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि F बराबर ma फार्मूला आपको याद होगा, याद रखिएगा फार्मूला। कई बार फार्मूला भी पूछ लेता है डायरेक्ट, और जो है न्यूमेरिकल में भी काम आता है। बल जो है एक सदिश राशि है जिसका ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, और सीजीएस मात्रक जो है इसका डाइन होता है, और 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है, और 1 बार जो होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, कि शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मनज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। तो शुक्राणु और युग्मक के संयोग की जो है ये फलन प्रक्रिया जो है, ये युग्मनक जो युग्मनज होता है नामक एक संरचना का निर्माण करती है। कौन, फलन प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ पे जो है आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये आपका नर जनन तंत्र का भाग है। किसका है, नर जनन तंत्र का हिस्सा है। नर जनन तंत्र के हिस्सा में जो आपका आता है, क्या सब आता है, जैसे कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, वृषण है। क्या है, वृषण है। यहीं पे जो है आपका ये प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है, प्रोटेस्ट ग्रंथि, ये आपका यहाँ देख सकते हैं। यही प्रोटेस्ट ग्रंथि से क्या होता है, लिक्विड निकलता है, जो कि शुक्राणु को क्या करता है, आपका दो गंध प्रदान करता है। ठीक है, शुक्राणु को गंध प्रदान करता है। ठीक है, ये शीशन है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी का नर जनन तंत्र को देख सकते हैं कभी, और इसका विशेष चर्चा करेंगे जब आएगा। तो ये जो है आपका मादा जनन तंत्र है, जिसमें कि योनि है, योनि के जो ऊपरी भाग होते हैं, गर्भाशय का जो सबसे निचला भाग जो होता है उसको गिरिवा कहते हैं, ये पूरा गर्भाशय है, और गर्भाशय का ये ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, फंडस कहा करते हैं। ये जो नलिका इस तरह दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर अंडवाहिका। इसी अंडवाहिका में क्या होते हैं, आपका अंडाणु होता है, और ये अंडाणु मतलब कि यहाँ पे जो अंडाशय है इसमें अंडाणु होते हैं। ठीक है, तो इसी से निकल के यहाँ पे इसमें भी आ सकता है। ये भी आपका यहाँ पे अंडाशय है, और ये इस तरह से ये भी क्या आपका फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, गर्भाशय के अंदर ही क्या होता है, शिशु का विकास होता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं, कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। यहाँ परमाणु बल के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो परमाणु बल के सिद्धांत की खोज जो है वो हिडेकी हुआका के द्वारा किया गया था। किसके, हिडेकी हुआका के द्वारा परमाणु बल के सिद्धांत की खोज किया गया था।
साथ ही साथ जो है कई सारे सिद्धांत आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज तो हिडिकी वाका हो जाएगा, लेकिन परमाणु संरचना पूछता तो जॉन डाल्टन, और परमाणु विखंडन का सिद्धांत यदि पूछा जाता तब ये ओटो हॉन हो जाता। जबकि आपका परमाणु भट्टी पूछता तो एनरिको के द्वारा किया गया था, और परमाणु बम का खोज यदि कहा जाता तो रॉबर्ट ओपनहीमर इसका आंसर होता। क्रिस्कोग्राफ की खोज जो है वो जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है। तो एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को जो है क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। क्या टोन कहा जाता है, टोन। इसको जरा आप समझिए, देखिए एक होता है टोन। टोन क्या होता है, एकल आवृत्ति की जो ध्वनि होता है उसको टोन कहते हैं। लेकिन जब यही ध्वनियाँ एकल से जब अनेक ध्वनियों का मिश्रण को हम क्या कह देते हैं, स्वर कहते हैं, स्वर। और शोर मतलब हल्ला गुल्ला को जो है शोर कहते हैं, यानी कि शोर सुनने में आपको कर्ण प्रिय नहीं लगता है। कर्ण प्रिय का मतलब कान को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो उसको शोर कहते हैं। हम लोग आम भाषा में हल्ला गुल्ला कह देते हैं। और जब वही जो आपको कान को सुनने में अच्छा नहीं लगा तो शोर, और कान को अच्छा सुनने में लग गया तो उसको संगीत कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए साथ ही साथ यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, तारत बहुत ही अच्छा यह है, तारत्व को ध्यान रखिएगा, जिसको इंग्लिश में पिच कहते हैं। देखिए ध्वनि का तारत्व जो है ये ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पे निर्भर करता है। आवृत्ति पे क्या कि जो तारत्व होता है वो आवृत्ति के समानुपाती होता है। यदि तारत्व अधिक है तो इसका मतलब है कि उसकी आवृत्ति अधिक है, यानी कि ज्यादा आवृत्ति उच्च तारत्व और कम आवृत्ति निम्न तारत्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निम्न तारत्व कम आवृत्ति, और ज्यादा तारत्व का मतलब क्या हो गया, ज्यादा आवृत्ति। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि जो औरत की आवाज होता है वो तीक्ष्ण होती है, पतली होती है। क्या होती है, पतली होती है। इसका मतलब, इसका कारण क्या है कि उसकी जो तारत्व है वो ज्यादा है। ठीक है, तारत्व क्या है, वो ज्यादा है। जबकि जो पुरुषों की आवाज होती है, जो पुरुष की आवाज होती है उसका तारत्व कम होता है, इसीलिए उसका आवाज जो होता है मोटा होता है, सपाट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डैश की एसआई इकाई ओम है। तो ओम किसकी इकाई है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, कि ये प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, ओम है। ओम को जो है आप इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, ओम का नियम क्या बताता है, V = IR। ओम का नियम यही है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि, यानी कि यहाँ पे बताना है कि जो हाइड्रोजन जोड़ता है, हाइड्रोजन का जोड़ना क्या कहलाता है, इस अभिक्रिया में वो हाइड्रोजनीकरण एक तरह से कहते हैं। तो उत्प्रेरक जो है हाइड्रोजन को जोड़ते समय किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो ये क्या जाता है आपका निकेल का और पोलाडियम का। निकेल और पोलाडियम का क्या जाता है, उत्प्रेरक क्या होता है इसको समझिए। देखिए उत्प्रेरक क्या होता है कि ये जो है किसी भी अभिक्रिया की गति को जो है कंट्रोल करता है, उसकी गति को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ये उत्प्रेरक काम करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ये केवल जो होता है गति को प्रभावित करता है, उसको कम और बेसी कर सकता है, यही कर सकता है। अब देखिए हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में जो है निकेल और प्लाटिनम का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं, और हैबर विधि में जो है लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, और संपर्क विधि में जो है प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। जबकि उत्प्रेरक का खोजकर्ता किसको कहा जाता है, बर्जीलियस को। अब बर्जीलियस ने ही जो तत्व का संकेत है, यानी सिंबल है, उस तत्व के संकेत का भी जो है कहा था किसने रखने के लिए, बर्जीलियस के द्वारा ही बताया गया था, और इसीलिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है, जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजक तौर पे करते हैं। ठीक है, तो चीनी का यहाँ पे जो है रासायनिक नाम पूछा गया है, वो क्या होता है। देखिए चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट इसका क्या होता है, रासायनिक। अच्छा, चीनी से आपको तो चीनी का फार्मूला याद होगा, तो चीनी का सूत्र यदि आप जानते हैं तो कमेंट में करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जॉन डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। अभी देखिए आप यदि देखे होंगे पिछला वीडियो सही से, तो हमने डिस्कशन में इसका बता रखा है।
हाँ, तो यहाँ पे क्या है, जॉन डाल्टन किस नियम पर आधारित था, ठीक है। तो ये किस पे था, द्रव्यमान संरक्षण नहीं, ये था रासायनिक संयोजन के नियम पर इसे आधारित था, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि डाल्टन ने रासायनिक संयोजन का नियम नहीं दिया, ठीक है ना, ये उसका सिद्धांत जो था इस नियम पर आधारित था, ये है, ठीक है। और दिया अलग है, आधारित था ये अलग है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका डैश में निकेल से पहले दिखाई देता है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है निकेल से पहले कौन दिखाई देता है ये बताना है, ठीक है। अब देखिए, पहले तो हम आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी दिखाते हैं, तो वहीं पे आपको समझ में आएगा। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी ये है, और यहाँ पे जो है इस पंक्ति से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे निकेल है और निकेल के पहले कौन है, CO का मतलब क्या होता है, कोबाल्ट होता है, और कोबाल्ट से पहले कौन है, फेरस, लोहा है, आयरन है। लेकिन यहाँ पूछा गया कि बताइए निकेल से पहले कौन है, तो निकेल से पहले कौन है, कोबाल्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कौन है, कोबाल्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कोबाल्ट, इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। अब जो है इसको आप कैसे ध्यान रखेंगे उसको समझिए, उसको भी समझिए, ठीक है। तो आप ना पहले बताओ हमें कि ये जो है ना, ये जो है आपका यहाँ पे जो इस तरह से क्रम में बैठाया गया है, ये द्रव्यमान के आधार पे बैठाया गया है, ठीक है, द्रव्यमान के आधार पे तो एक ही श्रेणी में रखा गया है। लेकिन अब आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। तो आप पहले बता दीजिए कि जो है पहले कोबाल्ट आएगा या पहले निकेल आएगा, ठीक है, पहले कोबाल्ट आएगा या पहले निकेल आएगा, और जस्ट उसका उल्टा कर दीजिएगा, बस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, नया तो कभी किसी और वीडियो में बताएंगे, जब फेस पे आएंगे तो वहां से अच्छा से बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया, आवर्त 5 में किसको रखा गया है। तो यहाँ पे आवर्त को पहले गिनाते हैं, फिर आपको बताएंगे। इसको बिना पीरियोडिक टेबल को देखे भी हम बना सकते थे, ठीक है। तो कौन सा अक्रिय गैस को आवर्त 5 में, तो हमारे पास पता है कि कुल 7 आवर्त है, तो 5वां आवर्त, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5वां आवर्त हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 5वां आवर्त। लेकिन आपको अक्रिय गैस में जाना है, तो जो कि कहाँ आ गए आप, Xe जेनॉन के पास आ गए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जेनॉन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे आप डील करेंगे, कैसे इसको आप बिना पीरियोडिक टेबल को बना सकते थे उसको समझिए। हमने आपको कई सारे वीडियो में जो है इसको याद रखने के, जो अक्रिय गैस है इसको याद रखने का ट्रिक बताया, या आपको याद भी होगा कि हीना, इसको याद रखने का ट्रिक क्या होता है, हीना, नीना और करीना जिंदा रहना, ठीक है। ये आपको ट्रिक बताए हैं, हीना, नीना और करीना जिंदा रहना। तो यदि इसे आप ना अपना उंगली पे गिनिए, कहाँ गिनिए, उंगली पर, हीना, नीना और करीना जिंदा रहना, ठीक है। तो इस तरह से आप गिनेंगे तो ये जो है आपका 6 नंबर पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक ये क्या आ जाएगा, 5 नंबर पे आ जाएगा। और ये जो है आवर्त 1 से ही शुरू होता है, ठीक है, आवर्त 1 से ही शुरू होता है। तो इस तरह से यदि उंगली पे गिन के आप इसको बता सकते थे, यदि आपको याद था तो। चलिए, याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर डैश की SI इकाई है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका है, तो ये आपका दाब का है, किसका है, दाब का है। क्योंकि बल का SI इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है, क्या होता है, सिर्फ न्यूटन होता है। कार का क्या होता है, जूल होता है। और शक्ति का क्या होता है, तो इसका वाट होता है। तो आपको यदि याद नहीं भी है कि ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका है, तो यहाँ से आप जो है बाकी ऑप्शन से इसे आप निगलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। क्या हो जाएगा, दाब का। तो चलिए थोड़ी दाब के बारे में जान लेते हैं। दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल दाब का सूत्र होता है, इसीलिए इसका जो मात्रक हो जाता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है, जो कि पास्कल कहलाता है, यानी कि दाब का मात्रक पास्कल भी है। और दाब क्या है, एक अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है, जबकि बल क्या है, एक सदिश राशि है। देखिए, घनत्व अधिक होगा तो दाब भी क्या होगा, अधिक होगा, और घनत्व कम होगा तो दाब कम होगा। यदि द्रव की बात करें तो किसी भी द्रव का जो दाब होता है वो द्रव के घनत्व और लंबवत गहराई पर निर्भर करता है, ठीक है। द्रव का जो दाब होता है वो 2 चीज पर निर्भर करता है, एक तो द्रव का घनत्व और लंबवत गहराई पर निर्भर करता है। लेकिन यदि द्रव स्थिर है, स्थिर द्रव है, तो उसके भीतर जो है सभी बिंदुओं पर जो दाब होगा वो प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फेरस सल्फेट
क्रिस्टल क्या है तो सभी को पता है FeSO4 तो आएगा, लेकिन जो है उसमें 7H2 आएगा। क्या आएगा? 7H2। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। फेरस सल्फेट यानी कि इसको जो है क्रिस्टलेट, इसको जो है आपको फेरस सल्फेट 7SO4 FeSO4 7H2, इसको जो है आप क्या कहते हो? हारा कशिश कहते हैं। क्या कहते हैं? हारा कशिश इसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वह विकल्प चुने जो संवहनीय तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, इसलिए हम जो है शिफ्ट बाय शिफ्ट को क्वेश्चन को आपके लिए लेके आते हैं, ताकि आपको एक अच्छे लेवल का पता चले, जहां तहां से पढ़ के नहीं जाइए। ये ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट है, इसको आप पढ़िए और ये वीडियो को पूरा देखा कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, और भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और वीडियो के सभी अच्छा से देख रहे हैं और पूरा देख रहे हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सत्य नहीं है। मानव RBC का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, जो कि क्या है? ये तो कथन भाई हमारा सही है। मानव शरीर के वजन के 7 से 8% जो होता है ये होता है, तो ये भी क्या है? सही है। रक्त जो होता है, संवहनी तंत्र जो होता है, इतना ही होता है, बिल्कुल सही है। रक्त सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है, बिल्कुल इसे जो है रक्त को जीवन धारा कहा जाता है। रक्त कम दबाव पर उसमें झटके से और तेजी से बहता है। और ये क्या कह रहा है? ये कि रक्त कम दबाव पर उसमें झटके से तेजी से बहता नहीं, ये कथन तो खैर क्या है कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे हमारे पास जो है जो गलत था वही खोजना था, तो आप समझ गए होंगे कि आंसर हमारा कौन होगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए रक्त के बारे में तो आपको हम कई बार बता ही चुके हैं। तो रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 का मतलब क्या हो गया कि ये क्या होता है आपका? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, बहुत सारी बात आपको बता चुके हैं। तो लिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अधिक है कथन वाला। तो कथन वाला भी क्या हो रहा है कि हर शिफ्ट में जो है अभी तक आपको मिल रहा है, और लगभग जो है ये ध्यान रखिए कि रिपीट ऐसा ना है कि रिपीट नहीं होता। आप देख रहे हैं ना कई सारा रिपीट होता है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सत्य है? तो 3 कथन इसमें दिया हुआ है। CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल ठोस CO2 को इस रूप में जाना जाता है। CO2 गैस चूने जल को दूधिया कर देता है। क्या है? ये कथन भी आपका सही, ये कथन सही है। और CaCO3 को अकेले गर्म करने पर जो है CO2 गैस निकलती है, ये कथन भी आपका सही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा कि सब सत्य है। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से, अच्छा छोड़िए ये सब हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको क्या बताया न्यूमेरिकल में, आप पहले ऑप्शन क्या है? सब में 5 5 5 5 है। अब प्लस माइनस और ये सब अब पूछा क्या गया है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई मतलब ऊंचाई का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा डी है। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी। कितना सिंपल क्वेश्चन था, एकदम कुछ दम नहीं। यही तो जानना है कि हमें पढ़ना किस तरह से है और लेवल क्या रहेगा। किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होती है? यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ठोस डायरेक्ट किस में बदल रहा है? गैस में। तो जब ठोस डायरेक्ट गैस में बदले तो उसको आप ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है कि क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है कि एरियोलर ऊतक अंगों के डैश स्थान भरता है और डैश अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। तो ये एरियोलर ऊतक जो होता है, जो एरियोलर ऊतक है, ये क्या करता है? जो अंदर के स्थान होता है, तो बाहर वाला तो पहले बात इसको काट दीजिए, जिसमें भी बाह्य है काट दीजिए, क्योंकि ये आंतरिक काम ही है। ठीक है, एरियोलर ऊतक के बारे में आप ध्यान रखिए, ये आंतरिक मामला है, बाहर मामला नहीं है। अंदर फिट है बॉस, है ना, तो अंदर का मामला है, तो बाहर वाला काट दीजिए। और देखिए कितना सिंपल है ये इस तरह से आंसर देने के लिए। आंसर हमारा एक ही निकल के आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन ए। ठीक है, ये क्या करता है? अंदर के स्थान को भरता है और आंतरिक अंगों को ये सहारा प्रदान करता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये सफेद और पीले कलर का जो आपका होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको और भी जानकारी दे देते हैं। तो एरियोलर ऊतक जो होता है ये अंगों के अंदर के स्थान को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देकर उसकी मरम्मत भी करता है। एक बात हो गया।
3 मत हो गया इसमें। तो एरियुलर ऊतक जो होता है ये त्वचा और मांसपेशी या फिर आप कह लीजिए कि 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है, त्वचा को मांसपेशी से। अच्छा, मांसपेशी का मतलब हम आपको बार बार बता रहे हैं कि मांसपेशी का मतलब आपका क्या है, मांस है, मसल्स है, जिसे आम भाषा में हम मांस कहते हैं। मांस, नस अलग है, ठीक है, तो नस अलग है, ये मांसपेशी अलग है। त्वचा, तो ये त्वचा और मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है या फिर 2 मांसपेशियों को जोड़ने का जो काम करता है वो एरियुलर ऊतक ही करता है। देखिए, एरियुलर ऊतक जो होता है ये संयोजी ऊतक का एक प्रकार होता है, ध्यान रखिएगा, संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। तो एरियुलर ऊतक जो होता है विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ये ढीले रूप से बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में उसका मदद करता है। इसको यहाँ पे कई तरह का जो इसमें भाग होते हैं, यहाँ पे इन सभी भाग को आप पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कौन सा एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया कि उसमें कोई ना कोई अवक्षेप बनेगा, ठीक है। तो कौन सा अवक्षेपण अभिक्रिया है, तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो उड़ जाएगा, तो ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट आपस में अभिक्रिया करता है और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। ये आपका क्या है, आपका अवक्षेपण है। यहाँ पे बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन जाएगा और अवक्षेपण को इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे है कि बल बराबर क्या होता है। अभी तुरंत आपको हम डिस्कशन में बताए थे, अभी तुरंत हम इसका डिस्कशन किए थे बल का। तो बल क्या होता है, जल्दी से बताइए, बल क्या होता है। बल बराबर आप फॉर्मूला पढ़े हैं, F बराबर m ए, F बराबर m a। m का मतलब द्रव्यमान हो गया, तो द्रव्यमान तो होगा, ए का मतलब त्वरण, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। तो बल के बारे में फिर से ध्यान रखिएगा कि जो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर m a। बल एक सदिश राशि है, SI मात्रक न्यूटन होता है, CGS मात्रक डाइन होता है और 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है और 1 बार जो होता है वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। डैश समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो किस समूह के पौधे को शैवाल कहा जाता है। बैटरी जो है हमारे सिस्टम का लो हो चुका है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे, नहीं तो हो जाएगा इसका टाइम फिश, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।